बीए पार्ट फर्स्ट के लोक प्रशासन के विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम संगठन के जो प्रकार है, औपचारिक और अनौपचारिक संगठन, उसके बारे में परिचर्चा करेंगे। इससे पूर्व हमने देखा कि लोक प्रशासन में संगठन की आवश्यकता, उसका महत्व, उसका अर्थ और उसकी विशेषता क्या क्या संगठन में। और आज हम उसके प्रकार देखेंगे कि संगठन कितने प्रकार का होता है। मोटे तौर से संगठन औपचारिक और अनौपचारिक होता है, उसकी जानकारी अपन प्राप्त करेंगे। और हमने देखा था कि प्रशासन किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कई व्यक्तियों का सहयोग और यत्न से प्रशासन का कार्य संपादित होता है। उन व्यक्तियों की जो वांछित उद्देश्य की पूर्ति के लिए उनको संगठित होना होता है और उन्हें कार्य में एक दूसरे का सहयोग देना होता है तथा एक ही उद्देश्य की प्राप्ति के लिए साझी शक्ति लगानी पड़ती है। यह तभी संभव है यदि ऐसे संगठनात्मक ढांचे का निर्माण किया जाए जिसमें उनकी शक्तियां साझी उद्देश्य की प्राप्ति की ओर लगी हो। इसलिए संगठन किसी भी प्रशासनिक कार्रवाई से पहले आता है, क्योंकि संगठन के बिना कोई भी प्रशासनिक कार्य नहीं किया जाता। कहने का अर्थ है कि बिना संगठन के कोई भी कार्य संभव नहीं है और संगठन एक साझी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक सामूहिक प्रयास है। तो आज इसके जो प्रकार देखेंगे, पहला जो प्रकार है वह है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, औपचारिक संगठन। औपचारिक संगठन उन संगठनों में से है जिसमें प्रत्येक स्तर पर स्थिति, अधिकार एवं उत्तरदायित्व को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाता हो। कहने का अर्थ है कि जो औपचारिक संगठन बनाया जाता है उसमें भी दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलते हैं, लेकिन इस संगठन को बनाने या उसकी जो प्रमुख अर्थ के रूप में है वह है स्पष्ट रूप से उसकी स्थिति, उसके अधिकार और उत्तरदायित्व निर्धारित हो। इस प्रकार के संगठनों में अधिकार उच्च स्तर से नीचे की स्तर की ओर प्रत्यायोजित होते हैं और पूरी संगठन रचना संस्था के उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करती है। चेस्टर आई बर्नार्ड के अनुसार जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों की क्रियाएं एक दिए हुए उद्देश्य की तरफ जानबूझकर सम्मिलित की जाती है तब उसे औपचारिक संगठन कहा जाता है। बर्नार्ड साहब ने कहा कि दो या दो से अधिक व्यक्ति जो कार्य करते हैं और जिस उद्देश्य के लिए वो कार्य करते हैं वो जानबूझकर बनाया हुआ उद्देश्य हो और लिखित रूप से हो, सम्मिलित हो, उसे औपचारिक संगठन कहा जाता है। उनके अनुसार ही औपचारिक संगठन के अंतर्गत संयंत्र की पद्धति, नीतियाँ, नियम सम्मिलित होते हैं जो यह अभिव्यक्ति करते हैं कि तकनीकी उत्पादन के कार्य की प्रभावी ढंग से पूर्ति के लिए एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ क्या संबंध होगा। ये मानवीय संगठन तथा मानव संगठन और तकनीक संगठन के मध्य अपेक्षित संबंधों का निर्धारण करता है। और इसी प्रकार उर्विक ने अपनी पुस्तक लोक प्रशासन के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में लिखा है कि संगठन से तात्पर्य औपचारिक ढांचा जिसकी संरचना स्पष्ट सिद्धांतों, नियमों तथा उपनियमों के आधार पर विशेषज्ञों द्वारा की जाती हो, इसे औपचारिक संगठन कहते हैं। इसी प्रकार साइमन स्मिथबर्ग थॉमसन के अनुसार औपचारिक संगठन वह है जिसमें व्यवहार तथा संबंधों को जानबूझकर औचित्य के आधार पर संगठन के सदस्यों के लिए योजनाबद्ध कर दिया जाता है।
इसे औपचारिक संगठन कहते हैं। एल.डी. वाइट के अनुसार या उनके शब्दों में यह संबंधों की एक औपचारिक घोषित प्रतिकृति है जो शासन में विधि तथा उच्चतम प्रबंध द्वारा स्थापित की जाती है। यह किए जाने वाले कार्य की प्रकृति तथा मात्रा पर आधारित है। इसे चित्र या रेखा चित्र पर अंकित किया जा सकता है, भले ही वह परिपूर्ण न हो। इस प्रकार औपचारिक संगठन इस ठोस तर्क पर आधारित होता है कि उचित ढंग से संगठित व्यक्तियों के सम्मिलित प्रयास असंगठित व्यक्तियों के व्यक्तिगत प्रयासों के योग से कहीं ज़्यादा अच्छे परिणाम देंगे। इसमें उच्च तथा अधीनस्थ कर्मचारियों के संबंधों का विवरण लिखित आचार संहिताओं में कर दिया जाता है। इस सिद्धांत पर ही उस यंत्र की छाप है जो वैज्ञानिक शुद्धता, तर्क संगत संरचना तथा प्रत्येक चरण संपन्न करने में सर्वोत्तम मार्ग अपनाने की और विभिन्न भागों को एकीकृत संगठन के संबद्ध करने का विशेष ध्यान रखता है। इस दृष्टिकोण का स्वाभाविक परिणाम यह हुआ कि इसमें संगठन के अनुरूप उपलब्ध मानवीय सामग्री का समायोजन किया जाता है। इस दृष्टिकोण के प्रतिपादकों का यही निष्कर्ष है कि पहले आदर्श संगठन की आकृति या नमूना बना लिया जाए, फिर उसमें काम करने वाले लोगों का समायोजन इस प्रकार किया जाए कि वे संगठन में ठीक ठीक बैठ सके। इस दृष्टिकोण में मनुष्य की अपेक्षा कार्य पर अधिक ध्यान दिया जाता है। ऐसा संगठन दक्षता पर अत्यधिक जोर देता है तथा यह निव्यक्तिक होता है। लोक प्रशासन में औपचारिक संगठन अवधारणा के जो प्रमुख विचारक जो समर्थक हैं उनमें मुन्ने है, लूथर गुलिक है, उर्विक है, फ्रेडरिक F.W. टेलर है, हेनरी फेवल है और मैक्स वेबर इत्यादि जो विचारक है जो लोक प्रशासन में औपचारिक संगठन की अवधारणा का समर्थन करते हैं। अब देखेंगे औपचारिक संगठन की क्या क्या विशेषता है। जो प्रमुख विशेषता है, जो पहली विशेषता औपचारिक संगठन की वह है ये जानबूझकर बनाया गया संगठन है। दूसरी, यह अधिकारों के प्रत्यायोजन के सिद्धांत पर आधारित होता है। तीसरी, यह पूर्णतः निव्यक्तिक होता है। चौथी जो विशेषता है, प्रत्येक स्तर पर स्थिति, अधिकार, उत्तरदायित्व को परिभाषित कर दिया जाता है एवं उसकी व्याख्या कर दी जाती है। पांचवी विशेषता, इसमें प्राय संगठन चार्टों का निर्माण एवं प्रयोग किया जाता है। छठी विशेषता, इसमें आदेश की एकता, यूनिटी ऑफ कमांड का पालन किया जाता है। सातवीं विशेषता, इसे कानूनी मान्यता प्राप्त होती है। सरकारी स्तर पर कोई संगठन बनाने के लिए संसद या विधानसभा के कानून बनाना पड़ता है, तो ये संगठन कानून का रूप धारण करता है। आठवीं विशेषता, औपचारिक संगठन में प्रबंध के स्तर, अधिकारियों के पद और उनके कार्य क्षेत्र स्पष्ट निर्धारित होते हैं, अतः इसमें कार्य का विभाजन बहुत आसानी से हो जाता है। नौवीं विशेषता, औपचारिक संगठन में डिजाइन और ढांचे को प्रधानता मिलती है। 10वीं विशेषता, औद्योगिक संगठन या अन्य संगठनों की अपेक्षा ये अधिक स्थायी होता है। 11वीं विशेषता, इस प्रकार के संगठन सुविचारित नियमों और व्यवस्था के अनुरूप कार्य करते हैं। तो ये प्रमुख औपचारिक संगठन की विशेषता थी, जिसमें ये जानबूझकर बनाया गया संगठन है, ये प्रत्यायोजन के सिद्धांत पर आधारित है, ये निव्यक्तिक है, अधिकार और उत्तरदायित्व की स्पष्ट व्याख्या रहती है,
ये चार्ट और प्रयोग जो निर्माण के चार्ट है और प्रयोगों पर आधारित है। इसमें यूनिटी ऑफ कमांड आदेश की एकता की पालना होती है और ये कानून के माध्यम से बनाया जाता है, जानबूझकर बनाया जाता है और ये अधिक लंबे समय तक यह संगठन चलता है। तो ये इसकी प्रमुख विशेषताएं थी। अब देखिए औपचारिक संगठन के लाभ कौन कौन से हैं। इसमें पहला जो लाभ है वह है पारस्परिक मतभेद का अंत हो जाता है इसमें, क्योंकि अधिकार और उत्तरदायित्व की स्पष्ट व्याख्या होने के कारण इसमें आपसी मतभेद उत्पन्न होने की संभावना न के बराबर रहती है, क्योंकि आपस में संगठन में जो व्यक्ति है वो अधिकार और उत्तरदायित्व को लेकर आपस में जो पारस्परिक मतभेद होने की जो संभावना होती है इसके कारण होती है। तो इसमें ये संभावना नहीं रहती क्योंकि स्पष्ट विभाजित रहता है। दूसरी जो इसकी प्रमुख जो लाभ है वह है कार्यों का दोहराव न होना, क्योंकि ये नियोजित होता है। इसमें किसी कार्य का दोबारा या दोहरापन नहीं होता, इसलिए ये कार्य का दोहराव नहीं होता इस संगठन में। ये के प्रमुख लाभ है। तीसरा जो लाभ है टालम टोल की संभावना का न होना, क्योंकि इसमें टालम टोल की संभावना नहीं रहती इसमें, क्योंकि अधिकार और उत्तरदायित्व का स्पष्ट विभाजित होता है। कौन से व्यक्ति को किस प्रकार का जो कार्य करे वो स्पष्ट संगठन में दिखाई देता है। तो ये कोई भी उच्च अधिकारी अधीनस्थ अधिकारी प्रत्येक स्तर पर जो कार्यों का विभाजित होता है तो उस संगठन में जो भी कार्य जिस व्यक्ति का है वो अच्छी प्रकार से वो जानता है अपने कार्यों को और उसको टालम टोल कार्य की प्रवृत्ति नहीं उत्पन्न होती है। जो चौथा जो उसकी लाभ है उद्देश्य को प्राप्त करना सरल है। उद्देश्यों को प्राप्त करने या उन्हें तक पहुंचने तक यह महत्वपूर्ण एक सरल साधन है औपचारिक संगठन, जिससे स्पष्ट जो उद्देश्य होता है संगठन औपचारिक या अनौपचारिक समय में उद्देश्य होता है, लेकिन इसमें अपना उद्देश्य को प्राप्त करने में एक सरल साधन के रूप में औपचारिक संगठन है। अगली जो इसकी जो लाभ है वह है व्यक्ति के अत्यधिक महत्व की समाप्ति। इसमें किसी एक व्यक्ति का कोई विशेष महत्व नहीं होता, उनका अत्यधिक महत्व स्वतः समाप्त हो जाता है। पक्षपात का न होना, इस संगठन में अवसरवादी और पक्षपात के अवसर समाप्त हो जाते हैं। कार्यों के परिमापों का निर्धारण, इसमें कार्यों के सभी परिमापों का निर्धारण मेजरमेंट अच्छी तरह से किया जा सकता है। यह सूचना की भावना को बल देता है और इसमें सुरक्षा ज़्यादा रहती है, कर्मचारियों को सुरक्षित रहती है क्योंकि ये लंबे समय तक चलता है और कर्मचारी ये रिटायरमेंट तक की इसमें सेवा करता है क्योंकि ये संगठन अधिक स्थायी होता है। तो ये प्रमुख इसके कार्य हैं, लेकिन औपचारिक संगठन के कुछ दोष भी है। संगठन के इस जो आलोचना की जाती है उसमें प्रमुख जो आलोचना है, इस संगठन में मानवीय तत्व की उपेक्षा की गई है। किसी भी संगठन की वास्तविक प्रकृति उसके यांत्रिक ढांचे के अध्ययन मात्र से नहीं समझी जा सकती, इसलिए संगठन में कार्यरत लोगों की मनोवृत्ति, उनके व्यवहार का स्वरूप, उनका चरित्र, उनकी रुचि, उनकी शैक्षणिक योग्यता आदि की जानकारी प्राप्त करना नितांत आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं किया गया तो संगठन का ढांचा और कुछ नहीं बल्कि केवल चित्र रेखांकित या रेखा चित्र अधिकारियों की परिपाटी, नियमावली या अनुदेशों का अतः दूसरे शब्दों का समूह मात्र ही बन कर रह जाता है। तो इसकी जो रोथलिस बर्जर जो एक समाजशास्त्री था, जो मानवीय संबंध उपागम का प्रमुख विचारक था, उन्होंने भी कहा कि बार बार हम मानवीय समस्याओं का अमानवीय उपकरणों से अमानवीय आधार पर सामग्री के रूप में सुलझाने का प्रयत्न करते हैं। ये एक मेरी सादी सी धारणा है कि मानवीय समस्याओं को मानवीय समाधान की ही आवश्यकता होती है। रोथलिस बर्जर ने कहा कि जो समस्या है, जो मानवीय समस्या है, उसके मानवीय आधार पर ही उसका हल निकालना चाहिए, औपचारिक रूप से नहीं, उसको अनौपचारिक ढांचे के रूप में हल निकालना चाहिए।
तो इस औपचारिक संगठन के जो प्रमुख दोष है वो दोष पहला है, इसमें पहल करने की शक्ति नहीं होती, समाप्ति रहती शक्ति की। औपचारिक संगठन का सबसे बड़ा दोष यह है कि इसमें इस उपक्रम में पहल शक्ति को समाप्त करना है। दूसरी इसका प्रमुख दोष है अधिकारों का स्वहित में प्रयोग। इस प्रकार के संगठन में अधिकारी कई बार अपने अपने अधिकारों को अनावश्यक रूप से अपने हित में प्रयोग करते हैं। तीसरे जो इसका दोष है, अन्य संगठन की मान्यताओं एवं भावनाओं की उपेक्षा। इस प्रकार के संगठन में कार्यरत व्यक्ति सामाजिक संगठन की मान्यताओं एवं भावनाओं पर किसी प्रकार का ध्यान नहीं देते हैं। जो चौथा जो दोष है वह है यंत्रवत होना। इस प्रकार के संगठन यंत्रवत होते हैं जो कि मनुष्य से ज़्यादा अपने नियमों और नीतियों को महत्व प्रदान करते हैं। पांचवा जो दोष है अनौपचारिक संप्रेषण में बाधक। औपचारिक संगठन अनौपचारिक संप्रेषण यानी जो संचार है उसमें बाधा उपस्थित करते हैं। छठा जो प्रमुख दोष है समन्वय की समस्या। इस प्रकार के संगठन में समन्वय की समस्या भयंकर रूप से निरंतर बनी रहती है। तो इस प्रकार अब आज हमने देखा कि औपचारिक संगठन जिसके क्या औपचारिक संगठन किसे कहते हैं और ये इसकी जो प्रमुख विशेषता है वो देखी, इसके जी कौन कौन से लाभ है, कौन कौन से हानि है ये देखी। तो अगले जो अपन अध्याय में जो अनौपचारिक संगठन के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।